काली सौतन के लंबे बाल। रेखा अपने इकलौते बेटे रोहित के साथ एक आलीशान मकान में रहती थी। अमीर होने की वजह से रेखा बहुत ज्यादा घमंडी थी। वो अपने इकलौते बेटे के लिए अमीर और बहुत सुंदर लड़की लाना चाहती थी। रोहित, ये देख, तेरे लिए कुछ लड़कियों के रिश्ते आए थे। कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। माँ, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। अब करेगा तू शादी? अगर ज्यादा लेट करेगा तो अच्छी और सुंदर लड़कियों के रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी मुझे सुंदर शक्ल वाली से नहीं, सुंदर दिल वाली से शादी करनी है। और हाँ, मुझे आपको एक बात बतानी थी। मैं 2 दिन के बाद दिल्ली जा रहा हूँ अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। क्या? और ये तू अब बता रहा है? तुझे जाना है तो तू शादी कर और फिर जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। माँ, आप कैसी बात कर रही हैं? मेरे करियर का सवाल है, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप यही चाहती हो ना कि मैं शादी कर लूं? तो ठीक है, जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके आऊंगा तो आप जिससे बोलोगे मैं उससे शादी कर लूंगा, ठीक है? रोहित की शादी का वादा करने पर रेखा उसे दिल्ली जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने की परमिशन दे देती है। रोहित कॉलेज में नया होता है तो उसे क्लासरूम के बारे में पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो एक लड़की से क्लासरूम के बारे में पूछता है। उस लड़की का नाम अंकिता होता है। एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि रूम नंबर 7 कहाँ है? दरअसल मैं इस कॉलेज में नया हूँ। ये तो मेरी ही क्लास है। इसका मतलब तुम मेरे क्लासमेट हो। चलो, मैं तुम्हें क्लासरूम और पूरा कॉलेज दिखाती हूँ। रोहित को इस नए शहर में एक नई दोस्त मिल जाती है। अब अंकिता और रोहित आधे से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। उनकी दोस्ती कुछ ही समय में प्यार में बदल जाती है। अंकिता, एक्चुअली मुझे तुमसे बहुत टाइम से एक बात कहनी थी। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और वो बात ये है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन तुम इतने स्मार्ट एंड हैंडसम हो और मैं इतनी काली। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। मुझे सुंदर शक्ल वाली नहीं, सुंदर दिल वाली से शादी करनी है, जो तुम हो। अंकिता रोहित से शादी के लिए हाँ बोल देती है और दोनों ही फौरन मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। रोहित अपनी माँ का स्वभाव अच्छे से जानता था, इसलिए वो अपनी माँ को शादी के बारे में कुछ नहीं बताता है। और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रोहित की पढ़ाई पूरी हो जाती है। आप अपने घर पर हमारी शादी की बात कब बताओगे? कब तक हम अपनी शादी आपकी माँ से छुपाएंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं घर जाकर माँ से बात करता हूँ। मैं तुम्हें वापस लेने जल्द ही आऊंगा, मेरा इंतजार करना। इतना कहकर रोहित अपनी माँ के पास जाता है। उधर रेखा ने अपने बेटी की शादी आकांक्षा नाम की लड़की से तय कर दी थी। अरे रोहित बेटा, तू आ गया। देख, मैंने तेरे लिए कितनी सुंदर लड़की देखी है। अब तू बस जल्दी से इस लड़की से शादी कर ले। माँ, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। तूने मुझे वादा किया था और अब तू अपना वादा तोड़ रहा है। हाँ माँ, मैंने वादा किया था, लेकिन मैं इस लड़की से शादी नहीं कर पाऊंगा। रोहित की इतना बोलते ही रेखा बेहोश होने का नाटक करती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है। माँ, तुम ठीक तो हो ना? अब मैं जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता हूँ। मैंने इन्हें दवाई दे दी है, आप बस इनका ख्याल रखिएगा। रोहित कहाँ है तू? मैं यही हूँ माँ, आप ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। तूने मुझसे वादा किया था कि तू शादी करेगा, लेकिन अब तू अपना वादा तोड़ रहा है। तुझे अपनी माँ की कसम है, तू शादी कर ले। अगर तू शादी नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी। अपनी माँ के कसम देने पर रोहित बहुत मजबूर हो जाता है और वो ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ दिनों में ही रोहित की शादी आकांक्षा से हो जाती है। रोहित अपनी पत्नी अंकिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो आकांक्षा के बिल्कुल भी करीब नहीं आता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अंकिता का कॉल आता है। आप तो अपनी माँ से हमारी शादी की बात करने वाले थे ना? आपने की बात? अभी नहीं, मौका ही नहीं मिला अभी। देखिए, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। आप प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। अंकिता की तबीयत ठीक ना होने का सुनकर रोहित जल्दी से दिल्ली जाकर अपनी पत्नी को घर ले आता है। अरे रोहित, ये कल्लो माई कौन है और तूने इसका हाथ क्यों पकड़ के रखा है? माँ, ये तुम्हारी बहू है। मैंने अंकिता से पहले ही शादी कर ली थी और मैं यही बताने आपके पास आया था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी शादी जबरदस्ती आकांक्षा से करा दी। ये तू क्या बोल रहा है? ये कलमुही मेरी बहू नहीं हो सकती। तुम्हें इस लड़की में पसंद क्या आया? इसकी शक्ल देखी है, जले हुए कोयले से भी ज्यादा काली है। आप दोनों बस करो प्लीज। अंकिता मेरी पत्नी है और वो इसी घर में रहेगी। अब रोहित अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक ही घर में रहता है। आकांक्षा रंग रूप में बहुत ज्यादा सुंदर थी,
जिसकी वजह से वो अंकिता को हमेशा परेशान किया करती थी। ये ले मेरे कपड़े, इसे धो दियो। मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ जो तेरे कपड़े धोऊं? शक्ल तो तेरी नौकरों वाली ही है। बस बहुत हो गया। अगर मेरी शक्ल काली है तो क्या हुआ? कभी खुद के बालों को देखा है? चूहे की पूंछ भी इससे लंबी होती है। इस बात पर आकांक्षा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो कैंची लेकर अंकिता के बाल काटने की कोशिश करती है। छोड़ मुझे, छोड़। अंकिता के चिल्लाने की आवाज सुनकर रोहित आ जाता है। ये क्या हो रहा है? आकांक्षा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी अंकिता के बालों को काटने की? ये कल्लो माई अपने इसी लंबे काले बालों पर इतराती है ना, तो आज मैं इसके इन बालों को ही काट देती हूँ। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ मेरे बालों को। बस बहुत हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अगर आइंदा से मेरी अंकिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आकांक्षा को अपनी इस बेइज्जती पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अंकिता से बदला लेने की सोचती है। वो रेखा के कमरे के बाहर तेल गिरा देती है, जिस पर रेखा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। हे माँ, मैं तो मर गई। ये तेल यहाँ किसने गिराया? क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है ना? यहाँ तेल किसने गिराया? मेरी तो कमर ही टूट गई। माँ, क्या हुआ आपको? अब आप यहाँ कैसे गिर गई? माँ जी, ये तेल अंकिता ने गिराया है। इसे मैंने खुद देखा था। नहीं माँ जी, मैंने तेल नहीं गिराया। मुझे तो लगा था सिर्फ तेरी शक्ल ही काली है, तेरी तो सीरत भी काली है। माँ, मुझे अंकिता पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकती। अभी पता चल जाए कि ये तेल किसने गिराया है। मैंने यहाँ पर हिडन कैमरा छुपाया था, उसमें जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। रोहित कैमरा की फुटेज सबको दिखाता है, जिसमें सबको पता चल जाता है कि तेल अंकिता ने नहीं बल्कि आकांक्षा ने गिराया था। मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया और तूने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। निकल जा मेरे घर से। ठीक है, जा रही हूँ मैं। मुझे भी इसके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मेरे डैडी मेरे लिए इससे अच्छा लड़का लेकर आएंगे। मुझे माफ कर दो अंकिता बहू, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो सही नहीं था। माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। अंकिता अपनी सास को माफ कर देती है और वो सभी साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। शीला अपने पति और बेटे अनुज के साथ खाना खा रही होती है, तभी उसकी नजर घड़ी की ओर घूम जाती है। अनुज, जरा दीपक संदीप को फोन लगा, उनकी बड़ी याद आ रही है। अरे भाग्यवान, तुम्हारे राम लखन लंदन में रहते हैं, तुम्हारे जैसे गोरे गांव में नहीं। अब वहाँ अभी सुबह होगी। अरे दफ्तर गए होंगे दोनों, बाद में बतिया लेना। चलो खाओ। जैसे ही शीला खाने का निवाला उठाती है, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। इतनी रात गए कौन हो सकता है? आप दोनों खाओ, मैं देखती हूँ। शीला जल्दी से दरवाजा खोलती है, जहाँ संदीप और दीपक अपनी अंग्रेजन पत्नी जेनी और एमिलिया के साथ खड़े थे। प्रणाम माँ। नमस्ते सासू मॉम। अरे रुको, जरा सब्र करो। संदीप, दीपक, कौन है ये लड़कियाँ? माँ, ये हमारी पत्नी है जेनी और एमिलिया। हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इन्हें शादी करके लाए हैं। हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? अरे शीला के बेटे भला गलत कर सकते हैं? अरे चांद जैसी बहू घर आ गई है, मुझे और क्या चाहिए? तो हम अंदर आ जाएं सासू मॉम? अरे ठहरो जरा। फौरन से आई अपनी अंग्रेजन बहुओं को देखकर शीला खुशी से फूले नहीं समाती और दोनों गोरी बहुओं का गृह प्रवेश कराती है। अब इसी तरह दिन ढलता है। शीला गली मोहल्ले से लेकर हर घर में अपनी अंग्रेजन बहुओं की वाहवाही करती, मगर गिरधारी को अपनी अंग्रेजन बहुओं का बुरा पहनावा ओढ़वा बहुत खलता था। इसलिए उसने अनुज की शादी अपने सालों पुराने दोस्त की बेटी नैना से तय करी, मगर नैना के काले रंग को लेकर शीला और गिरधारी के बीच बहुत कलेश हुआ। देखो भाग्यवान, मैं शंकर को वचन दे चुका हूँ, नैना ही अब इस घर की छोटी बहू बनेगी। दीमक लग गया है तुम्हारे दिमाग को? तुमने ठान ली है ना, तो ठीक है, मगर मैं उस काली कलूटन को मरते दम तक अपनी बहू नहीं मानूंगी। इसी तरह बीतते दिनों के साथ नैना और अनुज की शादी हो जाती है। तभी गृह प्रवेश की रस्म के साथ नैना की घमंडी अंग्रेजन जेठानी उसके रंग का मजाक बनाती हुई कहती है, ओह डैम जेनी, लुक एट दिस, हमारी देवरानी कितनी काली है। यू वही तो अमलिया, देखो ना, इस काली देवरानी के ससुराल में एंट्री करते ही शॉप शाइनिंग लाइट भी स्लो हो गई है। लेट्स गो। शीला, अपनी इन अंग्रेजन बहुओं को चुप करा लो। कपड़े जितने छोटे हैं, जुबान उतनी लंबी है। अरे ऐसा गलत बोला ही क्या है मेरी गोरी बहुओं ने? अगर इनका बोलना इतना खलता है तो ये पकड़ो आरती की थाली और करते रहो अपनी इस काली कलूटी बहू का गृह प्रवेश।
अपने मन की भड़ास निकालकर सास अपनी दोनों अंग्रेजन बहुओं के साथ कमरे में चली जाती है और दुल्हन के जोड़े में दरवाजे पर खड़ी नैना की आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसके बाद गिरधारी उसका गृह प्रवेश कराता है। नैना बहू चुप हो जा। अरे मेरे लिए तू मेरी बहू नहीं बेटी है। तेरे बाबूजी तेरे साथ हैं। अपनी सास और जेठानी की बातों को दिल से न लगाना। अनुज बहू को कमरे में ले जा। जी पिताजी। अगली सुबह नैना सूरज उगने से पहले उठकर घर की साफ सफाई करके पहली रसोई में बनाया हुआ खाना ससुराल वालों को परोसती है। सासू माँ, ससुर जी, जेठ जी, जेठानी जी, खाना शुरू कीजिए। ओह गॉड, इट्स सो ऑयली। आई नो दैट जेनी इज ब्लैक ब्यूटी ने ये सब खाना जानबूझकर बनाया है ताकि हमारी ब्यूटी बिगड़ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप दोनों मुझे गलत समझ रही हैं। ओह रियली? अब तुम हमें बताओगी व्हाट्स द रॉन्ग एंड राइट ब्लडी कैपुचिनो? अपनी अंग्रेजन बहुओं को, नैना को इतना सब सुनाता देखकर गिरधारी गुस्से में उन्हें फटकारते हुए बोलता है, अरे बंद करो तुम दोनों ये अंग्रेजी झाड़ना। अगर तुम्हें नैना बहू के बनाया खाना खाने में इतनी दिक्कत है तो जाओ और अपने हाथ पांव चलाओ और खुद खाना पकाओ, समझी? अपने ससुर को काली देवरानी के हक में बोलता देखकर दोनों अंग्रेजन जेठानियां चिढ़ जाती हैं और बगल में खड़ी अपनी काली देवरानी नैना को नंगे पांव देखकर जानबूझकर उसके पैरों पर से चढ़कर कुड़कुड़ाते हुए कमरे की तरफ चली जाती हैं। वहीं नैना के पैरों में सैंडल की नोक चुभ जाने से उसके पैरों से खून निकलने लगता है। आह माँ! ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं और दोनों अंग्रेजन जेठानियां नैना को किसी ना किसी तरह परेशान किया करती, जिसके बाद उसकी सास शीला भी उनका पूरा साथ देती। वहीं गिरधारी अपनी पत्नी और घमंडी अंग्रेजन बहुओं को काली बहू पर जुल्म ढाते देख आंसू भरी आंखों से पछताते हुए बोलता है, मेरे फैसले के कारण छोटी बहू को कितने अत्याचार झेलने पड़ रहे हैं। इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। नैना की बदतर जिंदगी का दोष गिरधारी खुद को ठहराता है और वो खुद को लाचार महसूस करते हुए सदमे में चला जाता है, जिसके बाद दोनों अंग्रेजन जेठानियों का अत्याचार और भी कड़ा हो जाता है और अब वह नैना के साथ और शीला के साथ भी नौकर सा सुलूक किया करती है। यू खुसट बुढ़िया, अभी तक तूने घर में पोछा नहीं लगाया? यू लेजी लेडी, रुक अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहकर जेनी पोछे के गंदे पानी से भरी बाल्टी अपनी सास के सर पर पलट देती है। तभी नैना वहां आ जाती है। जेठानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? यू ब्लैक टी, हाउ डेयर यू टच मी? घमंडी जेनी नैना को जोर से धक्का देती है, जिस कारण नैना का सर दीवार में लग जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। कम डाउन जेनी, आज के लिए इतना ही बहुत है। तुम दोनों जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बहू तू ठीक तो है? माँ जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? नैना बहू अपनी सास को माफ कर दे। मैं तुझे तेरे काले रंग के कारण कोसती रही और जिन पर जान छिड़कती थी, आज उनका असली चेहरा सामने आ गया। माँ जी जो होना था वो हो गया, अब चुप हो जाइए। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ नैना एक बेटे को जन्म देती है। ऐसे में अंग्रेजन जेठानियों का अत्याचार नैना पर और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। दोनों नैना को एक सुबह से लेकर रात ढलने तक नौकरों की तरह अपने इशारे पर नचाती और हर छोटी बड़ी गलती पर उसके साथ मारपीट भी किया करती। एक दिन एमिलिया और जेनी एक साजिश रचते हैं। जेनी, बहुत दिनों से हमने अपनी खाली देवरानी को परेशान नहीं किया। लेट्स डू, आज कुछ तूफानी करते हैं। बट व्हाट कैन वी डू? अंग्रेजन जेनी के पूछने पर गोरी घमंडी एमिलिया उसके कान में कुछ गुनगुनाती है और दोनों जेठानी उसके पास आती हैं। है यू हमारी खाली देवरानी, चल उठ, हमें व्हाइट सॉस पास्ता खाने की क्रेविंग हो रही है, उठ और बना। मगर जेठानी जी, मैं सुबह से भूखे प्यासे रहकर भरी गर्मी झेलकर काम कर रही हूँ, मुझे नहा लेने दीजिए। आगाह नैना, तेरा नहाना और ना नहाना एक बात है, क्योंकि रहेगी तू ब्लैक डायमंड ही। हमारी खाली देवरानी हमारे जैसी ब्यूटीफुल कभी नहीं होगी। चल उठ, तुझे आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना है एंड दिस इज माय ऑर्डर। मगर जेठानी जी, बाहर आंगन में इतनी ज्यादा धूप है। सो व्हाट, अब क्या तुझे एसी लाकर दे? चलो उठ, वरना अच्छा नहीं होगा। अपनी अंग्रेजन जेठानी के धमकी के कारण बेचारी नैना को भरी गर्मी में आंगन में मिट्टी का चूल्हा फूंक कर अपनी जेठानी की कही फरमाइश को पूरा करना पड़ता है।
जेनी अपनी ये तो अंग्रेजन चील जेठानी करके की धमकी के काम कारण कर रही बेचारी है। नैना को भरी गर्मी में आंगन में मिट्टी का चूल्हा लेट्स फूंककर गो। अपनी जेठानी की कही फिर फरमाइश अमीलिया अपनी अपनी जेठानी के पड़ता है। धमकी के देवरानी कारण को बेचारी जेनी नैना ये को तो तड़पती चील करके देखने के लिए काम आंगन कर में रही है। मिट्टी का I चूल्हा think लगती we है। अपनी will जेठानी do the नैना की evil फरमाइश से twist. बच के Let's अपना go. कढ़ाई की ओर उल्टा जेनी करने ये तो अपनी चील काली करके जेठानी जी काम कर रही है। आप दोनों क्या कर रही है? मेरे मुन्ना को छोड़ दीजिए। Twist. खींचने Let's लगती go. है। Her face जेनी Emily नैना के के अंदर तड़प अपनी रही हमारी खाली देवरानी को हाँ। दर्द में तड़पता जेठानी जी, ये आप दोनों क्या कर रही है? मेरे मुन्ना को छोड़ दीजिए। जाकर जेनी के हाथों से अपना बच्चा Her उठा face लेता है और Emily के संदीप और अंदर दीपक तड़प रही है अपनी हमारी जेठानी खाली की इस देवरानी। हरकत पर ये आप दोनों क्या कर रही है? मेरे मुन्ना को छोड़ दीजिए। अच्छा हुआ। अनुज भागते हुए जाकर जेनी के हाथों से अपना बच्चा छीन लेता है और संदीप और दीपक अपने में संबंधियों की हरकत पर उन्हें जोरदार तमाचा अनुज भागते हुए जाकर जेनी के हाथों से अपना बच्चा तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और नैना के साथ ऐसा करने की? अरे चली जाओ यहाँ से। अपने पतियों को ऐसा कहते देखकर दोनों अंग्रेजन जेठानी की आंखों में आंसू भर आते हैं। नो डोंट लीव मी नैना, प्लीज फॉरगिव मी, वी विल प्रॉमिस यू, हम फिर कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बस जेठानी जी, आप दोनों कहीं नहीं जाएंगी। जेठ जी जाने दीजिए, जेठानी जी को घर से मत निकालिए, मैं नहीं चाहती मेरे कारण आपका घर टूटे। आखिरकार नैना अपनी जेठानी को माफ कर देती है और उस दिन के बाद से एमिलिया और जेनी नैना के साथ अच्छा रिश्ता रखने लगती हैं। वहीं शीला को भी अब समझ आ चुका था कि घर की नींव घर के बड़े होते हैं जिन पर परिवार टिका होता है।